नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टॉपिक नंबर 10.2 और ये बिलोंग करता है फिजिक्स क्लास 10th और चैप्टर नंबर आपके पास है 10 जिसका नेम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। तो ये आपके पास है टॉपिक नंबर 2 10.2 डैम्पिंग। और स्टूडेंट्स इससे पहले जो हम टॉपिक पढ़ चुके हैं वो आप आइडियल केस पढ़ते हैं। देखिए आइडियल केस में आपके पास जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेज होती है उसको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब भी रेजिस्टिव फोर्सेज नहीं होती तो एक बॉडी अगर मूव कर, लेट्स सपोज पेंडुलम मूव कर रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड हमेशा सेम रहेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है कि लेट्स सपोज आपके पास एक रस्सी है और आपके पास एक उसके बाद आपने एक पत्थर अटैच किया हुआ है। इस पत्थर को मैं यहाँ तक लेके आता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन तक और जैसे छोड़ूंगा तो यहाँ पर आएगा और दोबारा मीन पोजीशन से लेके अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा, फिर आएगा और फिर इतना ही डिस्टेंस गेन करेगा। तो ये बार बार अपनी ही ओरिजिनल पोजीशन पर जाएगा। ये आपके पास है आइडियल केस। लेकिन आपके पास डैम्प ऑसिलेशन एक रियल केस है और रियल केस में आप नोट करते हैं कि अगर मेरे पास एक रस्सी है और मैंने पत्थर बांध दिया तो अगर इसको मैं मूव करूं तो थोड़ी देर बाद जाके क्या हो जाता है, रुक जाता है। किस वजह से? रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई कि आपके पास डैम्प ऑसिलेशन रियलिटी केस है, इसमें आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं। उन्होंने रेजिस्टिव फोर्सेज की वजह से जो मोशन होती है उस पेंडुलम की वो क्या हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। तो आप सिंपली इसकी डेफिनेशन इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इन रियलिटी इन द प्रेजेंस ऑफ। अब आपके पास रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में आपके पास रेजिस्टिव फोर्सेज होती हैं स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज द एम्पलीट्यूड। तो आपके पास जो एम्पलीट्यूड होता है स्टूडेंट्स ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, ऑफ द वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग बॉडी बिकम डिक्रीजेज। वो क्या हो जाता है, थोड़े टाइम के बाद डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीजेज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अब स्टूडेंट्स इस पॉइंट से आपको ये चीज़ समझ आ गई कि जब भी एक बॉडी रियल केस में मूव कर रही होती है तो उसके ऊपर लाज़मी बात है रेजिस्टिव फोर्सेस लगती हैं और रेजिस्टिव फोर्सेस की ही वजह से उस बॉडी की जो ऑसिलेटिंग मोशन होती है वो क्या होती है, स्टॉप हो जाती है। लेट्स सपोज आपके पास एक दीवार है, एक छत है और उसके साथ आपने एक पेंडुलम को लटका दिया। लेट्स सपोज आपके पास एक तार है और इसके साथ आपने एक मास को अटैच कर दिया। तो ये आप अगर शेप नोट करेंगे तो आपके पास एक पेंडुलम की शेप बन गई। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या करते हैं कि इस बॉडी को यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक लाएंगे तो आप इसको जैसे ही यहाँ से इस पॉइंट से इसकी मीन पोजीशन से यहाँ तक लेके आएंगे तो ये क्या होगी, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। ये क्या थी, इसकी मीन पोजीशन। आप इसको जैसे यहाँ से छोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स आप नोट करेंगे कि ये यहाँ से कहाँ पर जाएगा, एक और एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा। तो ये होगी इसकी एक और एक्सट्रीम पोजीशन। मैं डायग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स जैसा आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे जाएगा तो इसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्सेज लग रही हैं। अब रेजिस्टिव फोर्सेज में आपके पास स्टूडेंट्स क्या चीज़ आती है, रेजिस्टिव फोर्सेज में आपके पास आ जाती है फ्रिक्शन आ जाती है, यहाँ पर इसका वेट भी आ जाता है, यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस भी आ जाता है, यहाँ पर ड्रैग फोर्सेस जितनी भी हैं वो सारी की सारी आ जाएंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इसका एम्पलीट्यूड है जो इस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही थी बल्कि अब वो इस तरफ को नहीं जाएगी और हवा और सब चीज़ों की वजह से इसके ऊपर फ्रिक्शन लगेगी और ये क्या हो जाएगा। तो आप नोट करेंगे स्टूडेंट्स कि इसका एम्पलीट्यूड पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और फिर जब दोबारा आएगा तो फिर यहाँ तक। और आप नोट करेंगे कि टाइम गुजरने के साथ साथ इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, कम होता जा रहा है और फाइनली आके अपने मीन पोजीशन पर ही आके क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो इस डायग्राम को देख के आप स्टूडेंट्स बता सकते हैं कि टाइम गुजरने के साथ साथ इस बॉडी का जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होता गया, डिक्रीज होता गया। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन बोलते हैं। और एक और नाम इसका बोला जाता है, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्लियर होगा। और ये आपके पास रियल केस है, ये आपके पास है रियल केस। रियल केस में आपके पास क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्सेज। रेजिस्टिव फोर्सेज कौन सी हैं, ये है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसका, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड। अब आप नोट करें कि ये जो ऑसिलेटिंग बॉडी है इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ, टाइम जैसे गुजरता जा रहा है इसका एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता जा रहा है। देखें बार बार इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता जा रहा है। तो लाज़मी बात है ये आखिर में क्या आ जाएगी, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगी। अब इसी चीज़ को अगर मैं डायग्राम के थ्रू या ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ग्राफ में स्टूडेंट्स आप इसको इस तरह बता सकते हैं कि सबसे पहले आपको ये बताना होता है कि ये ग्राफ आपके पास किन किन क्वांटिटीज़ के बीच में। तो आपके पास ये जो पॉइंट आपके पास है स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, इसका ओरिजिन पॉइंट है। क्लियर हो गया। ये आपके पास पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट और एक्स एक्सिस के ऊपर आप क्या ले रहे हैं स्टूडेंट्स, टाइम ले रहे हैं और टाइम आपके पास किस में होता है, सेकेंड्स में। क्लियर। और वर्टिकल एक्सिस पर आप क्या चीज़ ले लेते हैं, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आप ले रहे हैं
और एम्पलीट्यूड का सैम्पल है x नॉट, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्योंकि डिस्टेंस है तो इसीलिए हम इसको किस में लेंगे, मीटर में लेंगे। लेट सपोज यहाँ तक हो गया 5 मीटर, यहाँ तक हो गया 10 मीटर और यहाँ तक हो गया 15। और इसी तरीके से आपके पास टाइम भी इसी तरह एक एक सेकेंड लेट सपोज आगे जाता जा रहा है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये जो पोजीशन आपको नजर आ रही है स्टूडेंट्स, ओ पोजीशन, ये आपके पास असल में क्या है, मीन पोजीशन। क्लियर हो गया। तो यहाँ से जैसे बॉडी अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगी तो बॉडी किस तरह को मोशन करेगी। अब देखें बॉडी का टाइम भी ज़्यादा हो रहा है तो टाइम भी ज़्यादा होता जाएगा और कहाँ तक पहुँच जाएगी, लेट सपोज 15 पॉइंट तक पहुँच गई। क्लियर हो गया। अपने कहाँ तक, एक्सट्रीम पोजीशन। ये जो मैंने ग्रीन डॉट डाले आपके पास, इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसकी जो मोशन होगी वो स्टूडेंट्स इस तरह होगी। और फिर दोबारा कहाँ पर आएगी, अपनी मीन पोजीशन, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा गुजर गया तो थोड़ा सा आगे आएगी और यहाँ पर आ जाएगी। क्लियर। तो ये अपने दोबारा किस पॉइंट पर आ गई, मीन पोजीशन पर। और अब कहाँ पर जाएगी, एक और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगी और टाइम भी क्योंकि गुजर, तो आपके पास इस तरह आ जाएगी, लोअर 15 आ जाएगा। इसी तरीके से इस तरफ को जाएगी। अब इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, पहले से कम होता जाएगा और करते करते आप नोट करेंगे कि आखिर में क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड 0। अब यहाँ पर अगर मैं स्टूडेंट्स एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करूँ तो मेरे पास आप नोट करें कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो टाइम गुजरने के साथ साथ क्या होता जा रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर तो डायग्राम में थोड़ा मेरे से सही तरीके से डायग्राम नहीं बनी, जिसकी वजह से ये जो लाइंस है ये सही तरीके से नहीं आई। इसकी लाइंस आपके पास स्टूडेंट्स इस तरह से आती हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है कि इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है, टाइम गुजरने के साथ साथ स्टूडेंट्स कम होता जा रहा है। क्लियर। और ये इसकी है मिड लाइन। और स्टूडेंट्स लेट सपोज यहीं से ले लें तो ये आपके पास है डैम्पिंग। और अब इसी डैम्पिंग की आपके पास एप्लीकेशंस भी होती हैं स्टूडेंट्स। इसकी आपके पास काफ़ी एप्लीकेशन है, जिसमें से आपके पास जो एक एप्लीकेशन है उसको हम नाम देते हैं स्टूडेंट्स शॉक एब्जॉर्बर्स। शॉक एब्जॉर्बर्स। अब जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये डैम्पिंग के प्रिंसिपल को ही फॉलो करते हैं। लेकिन शॉक एब्जॉर्बर्स से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा, लेट सपोज आप जब भी कैच लेते हैं, लेट सपोज एक क्रिकेटर वो जब कैच लेता है तो लेट सपोज बॉल अगर ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो अपना हैंड ऊपर की तरफ नहीं करता कैच लेके, बल्कि अपना हैंड उसी डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में वो बॉल जा रहा है। तो ये क्या करता है, उसका मोमेंटम कंजर्व कर रहा है, उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली आपके पास जो शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, तो आप सोचें कि आपके पास एक कार है और कार में आप मूव कर रहे हैं और उसके बीच में स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग्स लगे हैं। और आप पहले जो केस डिस्कस करें वो किसका, आइडियल केस डिस्कस करें। तो आइडियल केस में आपके पास जितनी भी रेजिस्टिव फोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। लेट सपोज आगे एक हम्प से आप जाते हैं, हम्प मतलब आपके पास या तो खड्डा आ गया या ब्रेकर आ गया, इस टाइप की कोई चीज़ आ गई जिससे आपकी डिस्टर्बेंस हुई। तो लेट सपोज आप जैसे ही उस गाड़ी में मूव करेंगे, उस खड्डे से जाएंगे, तो लाजिम बात है आपकी गाड़ी एक जंप मारेगी। तो अगर मैं यहाँ पर आइडियल केस का, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ जो आपके पास आइडियल केस के स्टूडेंट्स, तो आइडियल केस में आपके पास जो ग्राफ बनता है वो इस तरह बनता है। आप अगर नोट करें तो इसका जो आपके पास ग्राफ है वो क्या है, कांस्टेंट है स्टूडेंट्स। ये देखें इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज नहीं हो रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ हमेशा सेम आ रही है। इसका मतलब कि ये वाला जो केस है, जो आइडियल केस है, इसमें आपका एम्पलीट्यूड कम नहीं होगा। और मैं अगर बात करूँ कि आप जिस गाड़ी में जा रहे हैं वो आइडियल केस में है, तो लाजिम बात है उसका जो स्प्रिंग है वो भी फ्रिक्शन कॉज नहीं करेगा, और फ्रिक्शन होगी जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड, लेट्स सपोज आपको पहले इतना ऊंचा धक्का मिला तो नेक्स्ट पॉइंट पर भी आपको उतना ही ऊंचा धक्का मिलेगा, और टाइम गुजरने के साथ साथ आपका जो एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज नहीं होगा, और आप इसी तरह की गाड़ी अप डाउन होती हुई आगे की तरफ मूव कर लेगी। अब खुद सोचें कितना ऑकवर्ड और कितना मुश्किल रास्ता होगा आपके लिए। क्लियर। हालांकि एक ही जंप से आपको इतनी दुश्वारी हो रही है। क्लियर। अब इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप रेल केस में आते हैं, और जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो है, ये आपके पास क्या है, रेल केस। और रेल केसेस में आपके पास क्या होती है, रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं। तो रेजिस्टिव फोर्सेस में आपके पास जो स्प्रिंग लगा हुआ है स्टूडेंट्स, अंदर गाड़ी के लगा हुआ है स्प्रिंग टायर्स के ऊपर, तो वो स्प्रिंग क्या करता है, उसके ऊपर एक रबर लगा होता है, और वो रबर अपनी एक सिलेंडर में फिक्स होता है, और इस सिलेंडर और उस रबर के बीच में क्या होती है, फ्रिक्शन होती है। पहला पॉइंट तो आप ये समझ लें, बाइक्स में इसी तरीके से होता है, या जो आपके पास स्प्रिंग बाइक जो साइकिल्स वगैरह होती है उसमें भी इसी तरीके से होता है, फ्रिक्शन होती है। और फर्स्ट एम्पलीट्यूड लेट सपोज आपका इतना आएगा, सेकंड एम्पलीट्यूड आपका डिक्रीज होगा, किस वजह से, रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से, और थर्ड आपका और इसी तरह आपकी गाड़ी पहले इतनी मूव करेगी, फिर आहिस्ता, और फिर आगे आपकी गाड़ी क्या हो जाएगी, बैलेंस होकर मूव करके आगे की तरफ चली जाएगी। तो इससे आपका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज होता जा रहा है। क्लियर। तो ये आपके पास रेल केस था। और गाड़ियों में आपके पास ऐसा होता है कि ये जो स्प्रिंग्स होते हैं ये अपनी वाइब्रेशन आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, लेकिन आगे उसके लिए एक ऑयल रखा होता है, एक ऐसा ऑयल है जो कि क्या करता है, इस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है। तो जितनी भी मैकेनिकल एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये कन्वर्ट हो जाती है किस में,
हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ही ये वाइब्रेशन उस लिक्विड पर जाती है तो मोशन होती है, वाइब्रेशन की वजह से मोशन होती है, और जहाँ पर भी वाइब्रेशन होती है वहाँ पर फ्रिक्शन कॉज होती है, और फ्रिक्शन की वजह से हीट हो जाती है। तो ये जितनी भी एनर्जी ये हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और वो ऑयल इस सारी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम कर लेता है, और इस तरीके से वो जो आपके पास जो शॉक्स आपको मिल रहे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरीके से अभी एक मशीन बनाई गई है, और उसके बारे में आप थोड़ा सर्च कर लें, जो ज़लज़ले की जो वेव्स होती हैं, जो अर्थक्वेक होता है, इसकी वेव्स को भी क्या कर लेती हैं, कैंसिल करती हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में वो वेव्स फेंकते हैं, जिसकी वजह से वो जो वेव्स होती हैं वो कैंसिल आउट हो जाती हैं स्टूडेंट्स। तो होप्स हो कि ये वाला टॉपिक जो डैम्पिंग वाला टॉपिक है, जिसको हम एक और नाम दे रहे हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं। थैंक यू।